देखिए, जब भी सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का जिक्र आता है तो हम सब सोचते हैं कि इसका एक ही मतलब है, धर्म और राजनीति को अलग रखना, है ना? पर क्या ये वाकई इतना सीधा साधा है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि भारत में सेक्युलरिज्म का जो मतलब है वो पश्चिम की दुनिया से कितना अलग है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सेक्युलरिज्म का कोई एक यूनिवर्सल मॉडल है जो हर जगह फिट हो जाए, या फिर हर समाज अपनी हिस्ट्री और कल्चर के हिसाब से इसे एक अलग शक्ल देता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि सेक्युलरिज्म आखिर है क्या। फिर देखेंगे भारत का नजरिया कैसा है और पश्चिम का कैसा। दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि इन अलग अलग मॉडल्स का हमारी दुनिया पर, हम पर क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। हम दो बहुत ही अलग मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो अपने अपने इतिहास और समाज से निकले हैं। पर उससे भी पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? तो बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सेक्युलरिज्म का मतलब है सरकार और धर्म के बीच एक लाइन खींचना। मतलब सरकार धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी और धर्म सरकार के काम में दखल नहीं देगा। ये तो हो गई बेसिक बात, वो नींव जिस पर दोनों मॉडल खड़े हैं। लेकिन मजा तो अब आएगा जब हम देखेंगे कि असलियत में इस लाइन को खींचा कैसे जाता है, क्योंकि दोनों जगहों पर तरीका एकदम अलग है। अब आते हैं भारत पर। देखिए, भारत में इतनी ज्यादा धार्मिक विविधता है कि यहाँ का सेक्युलरिज्म का मॉडल बिल्कुल अनोखा है। यहाँ बात सिर्फ धर्म और राजनीति को अलग करने की नहीं है, बल्कि इतने सारे धर्मों वाले समाज को शांति और सौहार्द के साथ चलाने की है। तो भारतीय मॉडल का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है न्यूट्रलिटी, यानी तटस्थता। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करेगी। कानून के लिए सब धर्म बराबर हैं, सबको बराबर सुरक्षा, बराबर अधिकार मिलेंगे, फिर चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। भारत का सेक्युलरिज्म सिर्फ ये नहीं कहता कि चलो दूसरे धर्मों को बर्दाश्त कर लो। नहीं, ये कहता है कि हर धर्म का सक्रिय रूप से सम्मान करो। सरकार हर धर्म के वजूद को मानती है, उनका सम्मान करती है, ताकि एक समावेशी, एक इंक्लूसिव समाज बन सके। और ये पॉइंट तो और भी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं कि सरकार और धर्म अलग हैं, पर भारतीय मॉडल में सरकार जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है जिसे जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। और हाँ, शायद सबसे जरूरी बात, भारतीय मॉडल में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। कोशिश ये रहती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी मर्जी माइनॉरिटी पर ना थोपे। इससे हर किसी को अपनी पहचान, अपनी परंपराओं को बनाए रखने की आज़ादी मिलती है। तो ये तो हुई भारत की बात। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वेस्टर्न मॉडल। और आप देखेंगे कि ये कैसे एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है, क्योंकि इसका इतिहास ही बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न मॉडल का जो सेंट्रल आइडिया है वो है चर्च और स्टेट के बीच एक सख्त दीवार, मतलब बिल्कुल क्लियर कट सेपरेशन। यहां पूरा जोर व्यक्तिगत आजादी पर होता है। ये पक्का किया जाता है कि धार्मिक संस्थाएं सरकार की नीतियों पर असर न डालें और सरकार धर्म के मामलों से दूर रहे। कुछ वेस्टर्न देशों में जैसे फ्रांस, ये मामला एक कदम और आगे चला जाता है। वहां इसे लाइसिते कहते हैं। ये सेक्युलरिज्म का एक ज्यादा आक्रामक रूप है। इसमें सरकार सिर्फ न्यूट्रल नहीं रहती, बल्कि पब्लिक लाइफ में सेक्युलर वैल्यूज को बढ़ावा देती है। कभी कभी तो पब्लिक जगहों पर धार्मिक सिंबल पहनने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। एक और बड़ा फर्क, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में सबसे ऊपर है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसे अक्सर कम्युनिटी या समूह के अधिकारों से भी ऊपर रखा जाता है। फोकस इस बात पर है कि हर इंसान को ये चुनने की पूरी आज़ादी हो कि वो क्या मानना चाहता है और क्या नहीं। एक बात और समझनी जरूरी है, कई पश्चिमी देशों में समय के साथ धर्म का प्रभाव समाज पर कम हुआ है। इस प्रोसेस को सेक्युलराइजेशन कहते हैं। इसी वजह से वहां के सेक्युलरिज्म मॉडल में धर्म को ज्यादातर एक निजी मामला माना जाता है, जिसका पब्लिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हमने दोनों मॉडल्स को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब इन्हें साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। अब इनके बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। पहला फर्क देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का। भारतीय मॉडल बहुत लचीला है, जिसे भारत की डाइवर्सिटी के हिसाब से ढाला गया है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न मॉडल ज्यादातर सख्त है, जो एक तय सिद्धांत पर चलता है। दूसरा बड़ा अंतर है सरकार के रोल में।
भारतीय मॉडल में सरकार जरूरत पड़ने पर एक रिफॉर्मर, एक सुधारक की भूमिका निभा सकती है, जबकि वेस्टर्न मॉडल में सरकार एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनी रहती है, मतलब वो दखलंदाजी नहीं करती। और तीसरा फर्क है फोकस का। भारतीय मॉडल में कम्युनिटी के अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर है, वहीं वेस्टर्न मॉडल का पूरा फोकस एक व्यक्ति की आज़ादी पर है। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन मॉडल्स का समाज पर, गवर्नेंस पर बहुत गहरा और असली असर पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये अंतर इतने मायने क्यों रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये दोनों मॉडल किसी भी समाज को असल में कैसे बदलते हैं, मतलब इनके अपने क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। देखिए, भारतीय मॉडल की ताकत यह है कि ये डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से संभालता है, लेकिन इसका खतरा यह है कि कभी-कभी धर्म और राजनीति की लाइन धुंधली हो सकती है। वहीं वेस्टर्न मॉडल व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी देता है, लेकिन कभी-कभी अलग-अलग कल्चर के लोग इसमें खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। तो आखिर में ऐसा नहीं है कि कोई एक मॉडल पूरी तरह सही है और दूसरा गलत। ये कोट पूरी बात को अच्छे से समझाता है। इन फर्कों को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि अलग-अलग समाज कैसे सद्भाव, आज़ादी और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या एक समाज को व्यक्तिगत आज़ादी और सबकी समावेशिता के बीच में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जहां दोनों को एक साथ पाया जा सके? ये वो सवाल है जिससे आज दुनिया का हर सेक्युलर देश जूझ